मोशन इन ए प्लेन, ये हम लोगों को यूनिट शुरू करनी है। एक छोटी सी बात हम यहाँ आगे डिस्कस करना चाहेंगे। सारा का सारा कंटेंट हम लोगों का कंटिन्यूअस है, एक सीक्वेंस है। अगर एक कोई टॉपिक हमें क्लियर नहीं होता तो निश्चित सी बात है कि उस टॉपिक की वजह से आगे के टॉपिक सफ़र कर जाते हैं। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप बिना समझे आगे बढ़ें, ठीक है। सारे प्रोविजंस आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले तो यहाँ जब क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं तब तक मत आगे बढ़ने दीजिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, कहीं कुछ स्किप हो भी गया तो घर पे जाके पढ़ लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता बैकअप क्लास लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता मेरे से इंडिविजुअल टाइम लीजिए। लेकिन कोई भी टॉपिक बिना समझे आगे नहीं बढ़ना। अगर 2, 3, 4 टॉपिक भी इस तरह के हो गए तो आगे फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। और रटने का या रोड मेमोरी का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बिल्कुल नहीं है। हर बात हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी हम फिजिक्स को प्रॉपर्ली आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बार जरा देखिए तो सही, 2 साल तरीके से काम तो कीजिए, मजा आएगा, पूरी लाइफ मजा आएगा। सिर्फ 2 साल, 11th 12th, ठीक है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीना हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक, बात कर रहे थे हम लोग मोशन इन अ प्लेन की। प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन से क्या समझते हैं? यहाँ पे जो हम लोगों ने फ्रेज दिया है मोशन इन अ प्लेन, तो यहाँ प्लेन से आप क्या समझते हैं? कुछ भी बोलिए, बोलना तो है। नहीं, प्लेन को स्ट्रेट लाइन कैसे कहते हैं बेटा? हाँ बेटा आप बताएं। मोशन इन अ प्लेन, मोशन की बात ही नहीं है। हमने कहा मोशन इन अ प्लेन एक फ्रेज है, इसमें प्लेन से क्या मतलब है? प्लेन से क्या समझते हैं आप? तो इसमें डरने वाली क्या बात है? सही से बोलो। हाँ, इन्होंने बताया प्लेन का मतलब यहाँ 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें 2 डायमेंशंस एट ए टाइम यूज हो रही हो। 2 डायमेंशंस में हम लोग क्या ले सकते हैं? लेंथ ब्रेथ ले सकते हैं, लेंथ हाइट ले सकते हैं, हाइट ब्रेथ ले सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस ले सकते हैं, वाई जेड प्लेन ले सकते हैं, जेड एक्स प्लेन ले सकते हैं। यानी 2 साइडें कम से कम होनी चाहिए, कोई भी सरफेस होना चाहिए। तो सरफेस में मोशन की बात हम लोग करेंगे। जब भी आप सरफेस में मोशन की बात करेंगे तो सीधा सा मतलब 2 प्लेन कम से कम होने चाहिए, 2 स्ट्रेट लाइंस कम से कम होनी चाहिए जिनके बीच में हमारा सरफेस बना हो। तो जो भी हमारी इक्वेशंस हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे बात की v = u + at। अब इस इक्वेशन को मैं 2 अलग-अलग तरीके से यूज कर पाऊंगा। पहली vx ux ax, दूसरी vy uy + ay। ठीक है, यानी 2 एक्सिस पे अलग-अलग मैं इक्वेशंस को यूज कर सकता हूँ। एक छोटी सी बात यह है कि देखिए 2 तरह का मोशन हम लोगों के सिलेबस में है। एक तो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो जो 4 इक्वेशन हम लोगों ने मोशन की पढ़ी है वो लगेंगी। दूसरा मोशन हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन, यानी जिसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। पहला था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, वेलोसिटी या स्पीड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो जब भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तब तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा या एक्सेलरेशन जिसमें कांस्टेंट होगा, उसमें हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन 4 हमारी यूज होने वाली है। गॉट इट? और जब प्लेन की बात है तो प्लेन में दोनों तरह का मोशन हो सकता है, या तो दोनों एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो, या तो किसी एक एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो, दूसरे एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेशन ना हो, या दोनों में से किसी भी एक्सिस पर एक्सेलरेशन ना हो। गॉट इट? तो बड़ी लिमिटेड सी चीजें हैं। हम लोगों के सिलेबस की जब बात आती है तो उसमें बेसिकली हम यहाँ जो मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे तो उसमें एक एक्सिस पर मोशन हमारा नॉन एक्सेलरेटेड होगा, अनएक्सेलरेटेड होगा, और दूसरे एक्सिस पर जो मोशन होगा वो हमारा कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। अभी एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। मोशन इन अ प्लेन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर। जैसा कि हम सब लोगों को पता है
पूरी फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, नंबर 1 स्केलर्स, नंबर 2 वेक्टर्स, तीसरी है टेंसर्स। तो टेंसर भी अपने आप में पहली बात तो नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरी बात टेंसर बेसिकली उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो कभी वेक्टर की तरह से बिहेव करती हैं या कभी स्केलर की तरह से करती हैं। इसका मतलब पूरी की पूरी फिजिक्स की जो क्वांटिटी है उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स में कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन वेक्टर एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है। चूंकि फिजिक्स की आधी या आधी से ज़्यादा क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन होती है, जो वेक्टर्स होते हैं, तो वेक्टर से रिलेटेड कुछ लॉ, कुछ रूल्स हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। यानी पहले हमें वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे। जी, कुल मिलाकर के काइनेमेटिक्स जो है वो 10 मार्क्स की यूनिट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट जिसमें हम स्पेशली वेक्टर्स की कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो आप काइनेमेटिक्स में वेक्टर्स की जरूरत महसूस करते हैं, फिर ग्रेविटेशन में आप वेक्टर्स की जरूरत महसूस करते हैं, देन आफ्टर रोटेशनल मोशन में आप वेक्टर्स की जरूरत महसूस करते हैं, देन ऑसिलेशंस में वेक्टर्स आप लोगों को चाहिए, फिर उसके बाद 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में, देन मैग्नेटिज्म में, ईएमआई में, ऑप्टिक्स में। ये इतने सारे टॉपिक कंसर्न है, यानी अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ कंटेंट 11-12 वो वेक्टर से बराबर है। ठीक है, तो वेक्टर्स का क्लियर होना अपने आप में बहुत ही जरूरी है। ठीक, बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोग कर रहे हैं। वेक्टर्स की जब बात की थी तो किसी भी क्वांटिटी को 3 पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने सिंपल सा लिखा, वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। सारा रिपीटेड है, पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं, ब्रीफ में करेंगे ऐसे। 3 अर्थमेटिक वैल्यू, यूनिट और ईस्ट डायरेक्शन, इन दोनों को मिलाकर के मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों जब मिल जाते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। मैग्नीट्यूड में फर्दर दो चीजें होती हैं, अर्थमेटिक वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम लोग करें, मान लीजिए मुझे 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट को रिप्रेजेंट करना है अपनी कॉपी पे, अपनी पेपर पे, तो सबसे पहला काम, जब डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में देता हूँ तो मुझे अपनी कॉपी के कॉर्नर पे ये क्रॉस बना देना चाहिए या प्लस का साइन बना देना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ, सबसे पहला काम। अब ये 3 मीटर पर सेकेंड है तो मुझे एक स्केल चूज करना चाहिए जिससे कि मेरा जो डायग्राम है, जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, वो ना तो बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। मान लीजिए मैं यहाँ जो चूज करता हूँ वो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर चूज करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे को 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। 1 2 3, 3 सेंटीमीटर ना बहुत बड़ा होता ना छोटा होता, चलेगा। और टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुझे क्या देना होगा, ये एरो लगाना होगा। इट इज टर्म्ड एज टेल और टर्म्ड एज हेड। तो किसी भी वेक्टर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हेड एंड टेल की फॉर्म में करते हैं। हेड बेसिकली उस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है जिधर हमारे वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, यही डायरेक्शंस मेरी कहीं ना कहीं आई जे के टर्म्स में भी हो सकती है, आई माइनस आई जे माइनस के। अगर जेड एक्सिस की बात करते हैं हम लोग तो जेड एक्सिस के लिए तीसरा हमारा एक्सिस होगा और दैट इज सपोज कैप यहाँ पे आपको लगानी है। ये कैप रिप्रेजेंट करती है, ये सिर्फ डायरेक्शन है। अगर कैप लगाते हैं तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ ये क्या है, डायरेक्शन। वैसे इनका दूसरा नाम होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो पढ़ेंगे अभी हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में। लेकिन डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि यही 4 होंगी, बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर दिया और ये कहा क्या, सपोज 30 डिग्री, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, या 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, या 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कई सारे तरीकों से आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, अलग अलग नोट्स में अलग अलग होता है, तो आप लोग उसमें परेशान ना हो। जितने भी नोटेशंस मिलते हैं उनको हम लोगों को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। Got it or not it? ये कॉन्सेप्ट था हमारा डायरेक्शन को लेकर के, वेक्टर को लेकर के। अब हम लोग बात करना चाहेंगे, बुक तो सबके पास में है या नहीं है?
ओपन करना है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों चीजें हम लोगों ने बता दी आपको। वेक्टर्स के टाइप की बात करते हैं तो दो वेक्टर्स हम लोगों को मिलते हैं या दो टाइप के वेक्टर्स मिलते हैं। दैट इज नंबर 1 पोलर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एक एंड पॉइंट होता है। कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा एंड पॉइंट होगा, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग पोलर वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। दूसरे होते हैं हमारे एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट को शो करने के लिए होते हैं, ठीक है। इनका कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता। एक्सियल वेक्टर्स क्या करते हैं? रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की अगर मैं बात करता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो अपवर्ड होगा। जो भी सरफेस हमने लिया है, मान लीजिए बोर्ड लिया है तो बोर्ड के अपवर्ड होगा। गॉट इट? ये डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा रूल होता है जिससे बोलते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। क्या राइट हैंड थंब रूल? 12th में जरूरत पड़ेगी लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राइट हैंड रसगुल्ला खाओ। कुछ लोग कहते हैं साहब मैं घड़ी बांधता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं खाना खाता हूँ, कुछ लोग कहता हूँ मैं लिखते हूँ। कई बार क्या होता है जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो राइट और लेफ्ट ही भूल जाते हैं, ठीक। ये एक सबसे बढ़िया तरीका है, रसगुल्ला खाओ। जनरली लोग खाते ही हैं तो राइट हैंड से खाते हैं जनरली। लेफ्टी कोई है नहीं, आप है लेफ्टी, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलो, तो रसगुल्ले का मतलब राइट हैंड हो गया। अब राइट हैंड में ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर मेरा सेंस ऑफ रोटेशन दिखा रहा है और ये वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर, ठीक। अगर यही डायरेक्शन मेरी क्लॉकवाइज है तो नीचे। तो इस तरह से मैं एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बात कर सकता हूं। दो ही डायरेक्शन हो सकती है एक्सियल वेक्टर्स में, या तो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड या तो परपेंडिकुलर टू सरफेस इनवर्ड। जनरली जो आउटवर्ड होती है इनको हम लोग प्लस एन कैप के नाम से भी जानते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शंस को। और जो इनवर्ड डायरेक्शन होती है उनको हम लोग इनवर्ड को माइनस एन कैप के नाम से जानते हैं। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन है, एन का मतलब नॉर्मल टू सरफेस, माइनस का मतलब अंदर और प्लस का मतलब बाहर। एवरी डाउट? दैट इज द कॉन्सेप्ट। कई बार इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आउटवर्ड के लिए ये क्रॉस, ठीक है, और इनवर्ड के लिए डॉट। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। बात समझ आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर एक्सियल वेक्टर दोनों क्लियर हो गए? रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ये बात क्लियर हो गई? चलिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसमें हम लोगों को मॉड्यूलस और डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंटेशन करना होगा। जहां तक मॉड्यूलस की बात है तो हम लोग मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है v, या बुक में हम लोगों ने रखा है a, तो कोई भी ले सकते हैं। वेक्टर v कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ v। एग्जैक्टली इट इज टर्म्ड एज यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है दैट इज टर्म्ड एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट लें, फिजिकल सिग्निफिकेंस लें तो सिर्फ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, मान लीजिए ये है मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। जब मॉड्यूलस की बात करूंगा तो ये तो मेरे पास हो गया 3 और टुवर्ड्स ईस्ट ये हो गया मेरे पास में क्या? इसका डायरेक्शन। इसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर और इसे कहते हैं क्या? मॉड्यूलस। एग्जैक्टली इफ यू वांट टू गो फॉर मॉड्यूलस ऑफ एनी वेक्टर देन यू may write here वेक्टर v over what? बोलो, v कैप यानी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है। हैव डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े? या डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो इसको उल्टा कर लो। डायरेक्शन आपको चाहिए तो दैट इज v कैप इक्वल्स टू वेक्टर v ओवर मॉड्यूलस ऑफ, ठीक। ये सब लोग क्लियर हो गया? That is the concept regarding to modulus and unit vector as well as direction.
देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर नल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 0 है। नल वेक्टर अगर वैल्यू 0 हो गई तो ना तो उसमें मैग्नीट्यूड रहा ना डायरेक्शन रहा, यानी अगर मेरे पास कोई वेक्टर नहीं है तो मैं उसे कहता हूं नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब 0। हैव डाउट? नल वेक्टर के बाद में नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। देखिए इक्वल वेक्टर में एक बात ध्यान रखनी है हम लोगों को कि हर मामले में इक्वल होना चाहिए। अब मामले क्या है? सिंपल से 3 है। एक है मेरा अर्थमेटिक वैल्यू, दूसरा है यूनिट और तीसरा है डायरेक्शन। अगर सब कुछ आइडेंटिकल है किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का तो हम उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लिखा 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका जो इक्वल वेक्टर होगा वो भी निश्चित रूप से 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट ही होगा। अब कोई ये मत कह देना कि साहब मैं तो इसको किलोमीटर पर सेकंड कर दे रहा हूं या किलोमीटर पर आवर कह रहा हूं, तो क्या अभी भी ये दोनों वेक्टर इक्वल है? नेवर। या मान लो डायरेक्शन की जगह मैंने कह दिया वेस्ट, सब कुछ ऐसे ही रहने दिया और मैंने डायरेक्शन क्या कह दिया? वेस्ट कह दिया, तब भी ये इक्वल वेक्टर नहीं है। गॉट इट? ये बात समझ आ गई? इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? तो निश्चित रूप से दो इक्वल वेक्टर ऑलवेज आपस में पैरेलल भी होंगे। पैरेलल वेक्टर्स वही होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। ठीक, और जब भी पैरेलल वेक्टर्स का कांसेप्ट होगा तो इनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। 0 डिग्री एंगल का मतलब इन सेम डायरेक्शन। हाँ बोलिए। सर अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो फिर उनका हम ये कैसे निकालेंगे कि वो दो इक्वल वेक्टर्स हैं एक सिंगल वेक्टर है? क्या कैसे निकालेंगे? मतलब अगर दो इक्वल वेक्टर्स का सेम ओरिजिन पॉइंट है तो फिर उनके बीच में डिस्टिंक्विशन पॉसिबल है? नहीं, तो वो सेम ही रहेगा। बिल्कुल। इनका कहना यह है कि अगर कोई दो इक्वल वेक्टर है और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है तो निश्चित सी बात है हम उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बस कॉन्सेप्ट है। किसको? नहीं तो हम कहेंगे क्यों फिर? दो वेक्टर इक्वल कहेंगे क्यों? वेक्टर तो एक ही है वो हमारा, दो हुए क्यों? दो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए हम दो स्टूडेंट हैं और दो स्टूडेंट बिल्कुल आइडेंटिकल वेलोसिटी से चल रहे हैं। अगर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करनी हो तो दोनों को सम करूंगा। या मान लीजिए सारे स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट एक आइडेंटिकल वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो निश्चित सी बात है अगर मुझे रिजल्टेंट पता करना है, उन सबका एक रिलेटिव इफेक्ट पता करना है, तब मैं उनको ऐड करूंगा। ठीक, तो ओरिजिन से शुरू होने वाले दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर कैसे हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं, नल वेक्टर्स हैं, तो हम उनको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन में एक ही वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटीज को मतलब स्केलर वेक्टर जो होते हैं उनको नल वेक्टर भी कह सकते हैं? स्केलर क्वांटिटीज को नल वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटीज को नल वेक्टर नहीं कह सकते क्योंकि स्केलर क्वांटिटी अगर होगी तो उसमें कोई ना कोई मैग्नीट्यूड जरूर होगा, और अगर यहां भी मैग्नीट्यूड आपका 0 हो गया तो एग्जैक्टली वो क्वांटिटी है ही नहीं। तो स्केलर्स में नल स्केलर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम कहते हैं क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर्स में नल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि कई बार हम लोगों को जब एडिशन करना होता है, ठीक है, तो एडिशन में हम नल वेक्टर कह करके ये कह देते हैं कि साहब कोई क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, तो सिंगल अगर मान लीजिए वेक्टर है तो सिंगल ही उसका इफेक्ट रहेगा। ठीक, तो यहाँ नाम दिया हुआ है नल वेक्टर का, लेकिन स्केलर्स में नल स्केलर्स देने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि साहब क्वांटिटी इज नॉट प्रेजेंट। चलिए, इसके बाद में है नेगेटिव वेक्टर। एग्जैक्टली जब भी नेगेटिव वेक्टर की बात होगी तो आपको एंटी पैरेलल तो डायरेक्शन देना होगा और मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में बराबर होगा। जस्ट लाइक मैं इसको कहता हूं 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो होगा 3 मीटर पर सेकंड। ये दोनों चीजें कैसी हैं? आइडेंटिकल हैं। और टुवर्ड्स वेस्ट, एग्जैक्टली इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मैग्नीट्यूड बिल्कुल, अगर हम नेगेटिव वेक्टर में कह रहे हैं, नहीं कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अगर नेगेटिव वेक्टर्स की बात है तो नेगेटिव इक्वल वेक्टर अगर मैं कहता हूं, एक नया वर्ड हमने यूज किया, बुक्स में कहीं भी नहीं मिलता, तो उसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन। जनरली नेगेटिव वेक्टर की जरूरत क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हम लोगों ने एडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एडिशन का कॉन्सेप्ट था कि मान लीजिए मैं 5 + 7 करता हूं, ये मेरा 12 होता है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास कोई रूल नहीं है। सब्ट्रैक्शन अगर मुझे करना है तो बेसिकली मैं क्या करता हूं? 5 + -7,
ठीक है, 5 के साथ में -7 को ऐड करता हूं तब मेरे को -2 मिलता है। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली एक एडिशन की ही फॉर्म है। तो नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वेक्टर है अगर मैं उसकी डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो नेगेटिव वेक्टर, किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन मैं उल्टा कर दूं तो दैट इज नेगेटिव वेक्टर। समझ आ गई बात? अब दो वेक्टर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम होगा। दो वेक्टर्स को कंपेयर कर रहा है, पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, और अगर दो वेक्टर डायरेक्शन वाइज अपोजिट है आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। फिर डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी डिफर हो सकता है, दो अलग अलग वेक्टर है। अगर एक ही वेक्टर को आप उल्टा कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर होगा। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, नेगेटिव वेक्टर ऑफ A इज -A may be represented as B. Negative of A is -A may be represented as B. अब इस केस में A और B का जो मॉड्यूलस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक, अगर A और B दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, मान लीजिए A मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन का वेक्टर है और B या चलो C ले लेता हूं, C मेरा दूसरा वेक्टर है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन है वेस्ट और इसकी सपोज ईस्ट, तो मैं इनको आपस में कंपेयर नहीं करूंगा, कंपैरिजन कोई भी नहीं है इनका, दोनों ही अलग अलग वेक्टर है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली ये नेगेटिव है, इसके कंपैरेटिवली ये नेगेटिव है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस डायरेक्शन दे करके, उल्टी डायरेक्शन देके, या कोई दो वेक्टर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोलिनियर वेक्टर्स। एक ही लाइन में सिचुएटेड अगर वेक्टर्स हैं दे विल बी टर्म्ड एज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन सबकी एक होना जरूरी नहीं है, एक ही लाइन में सिचुएटेड होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन का है तब भी हम उसको कोलिनियर वेक्टर ही कहेंगे, लेकिन एक ही लाइन में सिचुएटेड होने चाहिए। इसके बाद में कोप्लेनर, नाम से क्लियर हो रहा है, को का मतलब एक ही या साथ साथ, प्लेनर का मतलब प्लेन, एक ही प्लेन पे जितने भी वेक्टर सिचुएटेड है उन सबको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक, यहां मैं बात करता हूं प्लेन की, तो ये पूरा का पूरा जो व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है। इस प्लेन पर कोई वेक्टर मैं कहीं भी बनाता हूं, किसी भी डायरेक्शन में बनाता हूं, दे मस्ट बी टर्म्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन एक वेक्टर मैं यहां बना दूं, एक अपने कॉपी पे बना दूं, तो ये दोनों कोप्लेनर नहीं। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट लॉ। बेसिकली ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट लॉ का। क्या है कि अगर मेरे पास वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो मैं किसी भी वेक्टर को उठा करके उसी प्लेन पर कहीं भी रख सकता हूं, डिस्प्लेस कर सकता हूं, बशर्ते ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज। एग्जांपल के लिए ये वेक्टर ए, मैंने इसको यहां से उठा करके सपोज यहां पे रख दिया, डायरेक्शन वही रहनी चाहिए जो ऊपर है, मैग्नीट्यूड वही रहना चाहिए जो ऊपर है। वेक्टर ए के ऊपर मान लीजिए मेरे को बी रखना है, सपोज मैंने ये वेक्टर बी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन भी वही, मैग्नीट्यूड भी वही। सपोज मेरे को वहां से उठा करके डी लाना है तो मैं डी को भी उठा के ला सकता हूं, दैट इज ठीक। तो मैं किसी वेक्टर को एक ही प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं, बशर्ते ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो ना ही उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो अर्थमेटिक वैल्यू एज वेल एज यूनिट, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। Got it or not it? That is the concept regarding to displacement law. Co-planar vectors हो गए। Co-planar vectors के बाद में co-initial vectors। Co-initial ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, that is co-initial। नाम से पता लग रहा है, co का मतलब साथ साथ, initial का मतलब स्टार्ट होने वाले, तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? co-initial vectors कहलाते हैं। ठीक है, अब कोइनिशियल वेक्टर्स में क्या है, स्टार्टिंग का मतलब ये इसका टेल और ये इसका टेल, कोइनिशियल। तीसरा बनाया था कोइनिशियल, यानी इन सबका टेल एक ही जगह पे होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, टेल एक ही जगह पे होना चाहिए, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर हो जाता है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं होती। देन आफ्टर लोकलाइज्ड वेक्टर, देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी टेल अपनी जगह पे फिक्स होती है, मैं इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता थे। लोकलाइज्ड वेक्टर यानी उनकी जो लोकेलिटी है वो हम लोगों ने फिक्स कर दी है। लोकेलिटी का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उनका क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पे, टेल का। गॉट इट? तो दे मस्ट बी टर्म्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। मैंने बुक में यहाँ डाल नहीं रखा, आगे कहीं लिखा होगा, लिख लो लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर में लिखा हुआ है वहां मेरी लिखा, अच्छा आगे करता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो कैसा होगा, फिक्स होगा। लोकलाइज्ड वेक्टर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं लगा सकते, उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। नॉन लोकलाइज्ड क्लियर है, जिनको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। इसके बाद में हमारा आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यहाँ दो वर्ड हैं, ऑर्थोगोनल और यूनिट। ऑर्थोगोनल का मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर मैं ले लूं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहूंगा। आर यू गेटिंग इट? अगर ये यूनिट वेक्टर भी है तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी तक तो यहाँ कोई भी दो वेक्टर है, मान लीजिए ये मैं ले लिया वेक्टर ए और ये ले लिया बी, इन दोनों के बीच का एंगल है कितना, 90 डिग्री, तो मैंने इन दोनों वेक्टर्स को कह दिया ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। लेकिन अगर ये मेरा वेक्टर ए जो है कैसा है, यूनिटी है, सिर्फ डायरेक्शन है या मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैं इनको फिर क्या कहता हूं, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और जनरली जो यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं वो आई कैप, जी कैप और के कैप के टर्म्स में दिखाए जाते हैं। आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। जी कैप का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। के कैप का मतलब जेड एक्सिस पर या पॉजिटिव जेड एक्सिस पर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो गए। आर यू गेटिंग इट? तो ये कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हटाना है, नोट तो नहीं करना है किसी को? ऑल थिंग्स आर क्लियर? ओके। टर्मिनोलॉजी है, जब भी आप बुक में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी हमारी जनरली यूज होती है। किसी दोस्त के यहाँ शादी में गए हम, कहाँ गए, कहाँ पे, दोस्त के यहाँ। अब दोस्त की जो रिश्तेदारियां हैं उनका हमें नहीं पता, कौन उसका मामा, कौन उसका चाचा, कौन उसका फूफा, कौन उसका भाई, कौन उसकी भाभी, कौन उसकी बहन, नहीं पता। निश्चित सी बात है वहां जाकर के बड़ा अनकंफर्ट फील करेंगे आप, करेंगे या नहीं? लेकिन उसी घर में या उसी रिश्तेदारी में दोस्त के साथ हम पहले भी गए थे, बाद में दोबारा शादी में गए, तो हमें पता होता है कि ये दोस्त की बहन है तो हमारी भी बहन, ये दोस्त का भाई तो हमारा भी भाई, ये दोस्त के पापा तो हमारे अंकल आंटी, व्हाटएवर सो है, ऐसा नहीं है। यानी टर्मिनोलॉजी हमें किसी भी चैप्टर की, किसी भी टॉपिक की पहले क्लियर होनी चाहिए। मान लो हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं और वहां पे आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमें यही नहीं पता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो निश्चित सा हम अनकंफर्ट फील करेंगे। पहले में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता होना चाहिए, तब आगे क्वेश्चन की बात होगी। इसी तरह से मान लीजिए ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं पता तो दिक्कत होगी। इसलिए ये जो किसी भी चैप्टर की शुरुआत में टर्मिनोलॉजी होती है या वेरिएबल डेफिनेशन होती है, वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। तो अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्या आता है साहब हमारा पोजीशन वेक्टर। नाम से क्लियर होता है, कोई भी ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो। पोजीशन कहां से रिप्रेजेंट करोगे? किसी एक रेफरेंस पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है आपकी भाषा में? ऑरिजिन। बोलो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, सपोज ये आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, इसमें इसको डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या जेड एक्सिस, ठीक है। इसका ओरिजिन ये, यहीं से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे। मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है,
इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन से बनाया गया वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी पोजीशन वेक्टर का जो टेल होगा वो हमेशा ओरिजिन पर होगा। पोजीशन वेक्टर का जो टेल होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो हमेशा ओरिजिन पर। हाँ जी, कुछ कह रहा था? तू कुछ कह रहा था से? लगा था मुझे? नहीं, चलो। पोजीशन वेक्टर हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ऐसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ये मेरे पास में पोजीशन वेक्टर है, ठीक है? तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया क्या होता है? मान लो ये लोकेशन मेरी 1 है, लोकेशन नंबर 1, तो मैं इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करूंगा R1। जो रिप्रेजेंटेशन होगा पोजीशन वेक्टर का R1, यानी यहाँ पे दूसरा प्रीफिक्स सफिक्स लगाने की जरूरत मुझे नहीं है। फर्स्ट पार्टिकल है या फर्स्ट पॉइंट है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया, दैट इज R1। ऊपर ये एरो। मान लो ये दूसरी लोकेशन है, इसको लोकेशन नंबर 2 कहा। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको मैं कहूंगा R2। आई होप सो आपको पोजीशन समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद दूसरा आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली ऐसा वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट को शो करता हो, और डिस्प्लेसमेंट अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों डिफाइन करने होंगे, दोनों को बताना होगा। पोजीशन वेक्टर में तो इनिशियल पॉइंट मेरा हमेशा ओरिजिन रहता है, ठीक? लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना चाहता हूं 1 और 2 लोकेशन के बीच में, तो 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मे बी नहीं, यही बात है। मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर मैंने यहां एरो दिखाया है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, और यहां एरो दिखाया है, इसका मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। बोलो, नहीं आई बात है। मैं अब अगर मैं ऊपर ब्लैक वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूं, तो दैट मस्ट बी टर्म्ड एज R1 पोजीशन वेक्टर माइनस R2 पोजीशन वेक्टर। मैंने क्या किया? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज फाइनल पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन, ब्लैक वाले वेक्टर के लिए। और इट विल बी टर्म्ड एज R2 1। व्हाट? R2 1। यहां से क्लियर हो गया होगा। R2 मेरी क्या है? इनिशियल पोजीशन है, और R1 क्या है? फाइनल पोजीशन। दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में यहां 2 पोजीशंस का होना जरूरी है, जैसे मैंने यहां पे 2 और 1 दिखाई है। अगर मैं ब्लू वेक्टर की बात करता हूं, तो दैट इज R12 मे बी रिप्रेजेंटेड एज R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन। यहां देखिए, मैं आपको एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहूंगा। जब भी ये चीज आप लिखते हैं, तो यहां हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। दैट इज फाइनल पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा फर्क मिल सकता है, ठीक है? बेसिकली यहां बात आती है कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? तो उसके बेसिस पर ये रिप्रेजेंटेशन आपको फर्क मिल सकता है। तो अभी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप नहीं होंगे। यहां आपको दोनों पोजीशन को शो करना होता है, लेकिन इसका जो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है वो निश्चित रूप से हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चीज हमारी क्लियर हो जाएगी धीमे धीमे करके। बेसिकली 11th में हम लोगों को जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो फोर्सेस को लेके पढ़ना है, और पूरी 11th में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है 90% केसेस में। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां रिप्रेजेंटेशन हमारा अलग मिलता है। और जब हमारे पॉजिटिव फोर्सेस होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्सेस हो सकते हैं, तो वहां रिप्रेजेंटेशन हमारा अलग मिलता है। तो अभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बस इतना सा ध्यान रखें कि ये 2 वेक्टर्स मेरे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मेरे को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यहां पे दिखाना है। गॉट इट? समझ आगे बात नहीं है? ये बात है हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की। आगे बढ़े? ओके, आगे
आगे अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ जी, तीन पोजीशन हो तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 होंगे या 3 होंगे, अभी बता देते हैं। तीसरी पोजीशन सपोज इन्होंने यहाँ पे ले ली पोजीशन नंबर 3 और इसका पोजीशन वेक्टर सपोज आपने कहा R3, एनी डाउट? अब जरा मजेदार सा कॉन्सेप्ट देखिए, एक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, एक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, ठीक है, एक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, इनके अपोजिट एक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो अगर 3 पोजीशन है तो 3 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होंगे और 3 उनके नेगेटिव्स होंगे। अगर मैं यहां बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं क्या देख रहा हूं, मैं यहां पे देखता हूं R21 वेक्टर इक्वल्स टू -R12 वेक्टर। देखो ऊपर से देखो जरा, एक माइनस का साइन तो अंदर आ रहा है, नहीं समझ आई बात? बोलो R12 माइनस R2, R1 माइनस R2 और ये क्या है R2 माइनस R1। अगर मैं इसमें से एक माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लूं तो ये ऊपर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और माइनस का साइन अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां भी मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। या ऐसे कह दो कि मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, प्योर स्केलर है, प्योर नंबर है, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। -1 से यहां मल्टीप्लाई किया, -1 से यहां मल्टीप्लाई किया, जब -1 से यहां मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर वाला बन गया, ठीक है, और यहां जो मैंने मल्टीप्लाई किया था उसके आगे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, डजंट मैटर। तो ये R21 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो उल्टा है किसका? R12 का। अब मैं इसमें से यहां पे माइनस का साइन लगाऊं या यहां पे माइनस का साइन लगाऊं, डजंट मैटर, दोनों में से कोई भी एक माइनस का साइन लगाना है। गॉट इट? और मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो R21 मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस इक्वल्स टू R2। मॉड्यूलस दोनों के कैसे हैं? सेम है, क्योंकि मॉड्यूलस में ना तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव साइन देना, ना ही यूनिट देनी, ना ही डायरेक्शन देनी, कुछ नहीं देना मॉड्यूलस में। और जब वेक्टर्स की बात करता हूं ये कॉन्सेप्ट है। ऑल थिंग्स आर क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए ये नोटेशन आप लोगों को क्लियर है? दैट इज फाइनल पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन। यहां लिखने में उल्टा हो गया है, दैट इज फाइनल पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन, लिखने में उल्टा हो गया है। यही पोजीशन आपको अभी कॉन्सेप्ट जो है लेके चलना है, ठीक है? जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आएगा तो आपको हो सकता है यहाँ 1 2 और यहाँ पे 2 1 मिल जाए, तो उसमें घबराना नहीं है। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा नेगेटिव साइन लिए हुए होते हैं, इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन ग्रेविटेशन में आता है। ये उन बच्चों के लिए है जो बीच में ऐसे कभी भी जब मूड ऑफ होता है तो किताब खोल के बैठ जाते हैं कहीं से भी, ठीक है? कम से कम 11th की तो है ही, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बड़े भाई बहन 12th कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, अब वो उसे खोल के बैठ गए। डेल्टा को ऐसे भी लिखा होता है, इसे हम पढ़ते हैं डेल वी, नया कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ वी है, डेल ऑपरेटर के नाम से नया आ जाता है हायर क्लासेस में। तो उसमें कोई घबराने वाली बात या परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर ने तो ऐसे बताया था और ये यहाँ पे क्या मिल गया। तो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि ग्रेविटेशन में चूंकि सारे फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन मेरा उल्टा मिलता है। बाकी नॉर्मल लिखने का यही है और यही हमें लिखना है हमेशा। गॉट इट? इसमें कहीं किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर दिया, हाँ देखिए सर आप रहते हैं ड्वेल माइंडेड, और अगर आप ड्वेल माइंडेड रहेंगे तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, सिंपल सी बात है। ड्वेल माइंडेड का मतलब ये है कि 7:10 हो रहा है और आप जो है ना 7:45 की बात सोच रहे हैं। मैं मानता हूँ चलो कहीं मजबूरी है भी, तो आप जो है ना बिल्कुल परमिसिबल है सर, जब भी आपको लगता है कि आपका टाइम हो गया आप तुरंत जो है चले जाएं, ठीक है ना? और आगे से मतलब बीच में ये बात ना लेके आए, ठीक? हम जहाँ बैठे हमें वहाँ पूरा कंसंट्रेशन रखना चाहिए, ठीक? और जहाँ तक मैथ्स की बात आप कर रहे थे ना, मैथ्स की प्रॉब्लम अच्छा डॉक्टर टेबल में तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो इमरजेंसी चीज़ें होती हैं, आप जा सकते हैं, ठीक? और जब भी ऐसे होता है ना तो आप कोशिश किया करें पीछे वाली सीट ले लिया करें, जिससे कि पूरी क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगी, वहीं से चुप करो, कोई दिक्कत नहीं, अपना मैनेज कर लें। और वो मैथ्स का तो अभी मेरे को क्लियर हुआ, वो तो बच्चा मेरा स्टूडेंट रहा है जिससे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, अच्छा बच्चा है, तो अभी बता के गया है वो मेरे को। हाँ तो हम लोग बात करेंगे क्या वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की। आई होप सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों क्लियर हो गए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये बात भी क्लियर हो गई। अब जिस बच्चे को पता नहीं है या जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए दोनों चीजें एक ही हैं, जबकि इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है।
दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये बात हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है और यहाँ मॉड्यूलस में दिखाया है। तो मॉड्यूलस में भी सेम, लेकिन डायरेक्शन अगर मैं शो कर रहा हूँ तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, या ये कह सकता हूँ ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स। गॉट इट? ओके, देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मॉड्यूलस को निकालने वाली बात। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, मैं दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसे डिस्टेंस फार्मूले के नाम से आप लोग जान रहे थे, जानते थे ना। सब बच्चों को कन्वीनियंट होता है कि साहब पहले ही क्वाड्रेंट में दोनों आ जाएं, ठीक। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 2 डायमेंशंस के लिए पढ़ा है, 3 डायमेंशंस के लिए भी हो सकता है। और हमारे जो लोकेशंस हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं, वो किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ये मेरे पास में है और ये मेरे पास में है। इसके लिए मैंने कहा सपोज x1 y1 कोऑर्डिनेट्स और इसके लिए कहे x2 y2 कोऑर्डिनेट्स। ये तो आपको पता ही होगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है पहले x का होता है फिर y का होता है। अगर 3 डायमेंशनल है तो z इसके बाद में आने वाला है। जब मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करता हूं तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ मॉड्यूलस निकालना हो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला हो या ये वाला हो, मॉड्यूलस तो दोनों का सेम आना है, मॉड्यूलस में तो अंतर होना नहीं है, तो आप सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। गॉट इट? अब एक बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ। मान लीजिए मेरा जो ये लोकेशन है, तीसरी लोकेशन लेते हैं, सपोज ये लेते हैं x3 y3। अब इस लोकेशन में आप क्या देख रहे हैं कि जो x एक्सिस है वो नेगेटिव का, तो आप जब यहाँ फॉर्मूले में डालेंगे तो जहां भी x3 यूज हो रहा होगा वहां उसके आगे पहले माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक। ये छोटी सी मिस्टेक कई बार बच्चे कर जाते हैं, तो आपको नहीं करनी है। गॉट इट और नॉट इट? चलिए, प्योर मैथमेटिक्स है, नहीं कोई घबराने की परेशान हो रही बात नहीं है। फिर इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर y है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है स्केलर, ठीक। देखते हैं साहब, सपोज मैंने एक वेक्टर लिया, वेक्टर v इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ये मत कहना सर ईस्ट से क्या लगाव है, आगे जो लिख दिया। अब मेरे पास सपोज स्केलर है, कोई भी स्केलर मैं लेता हूं, सपोज 5, कोई भी स्केलर ले लीजिए मैंने 5, ठीक है। तो 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, यानी मैं लिखना चाहता हूं 5d, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिंपल सा 5 एक ब्रैकेट में डाला और 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ये आपने दूसरे वेक्टर में डाल दिया, दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया, ये आ गया 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये किसी रियल नंबर से मैं सिंपली किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आपने एक चीज देखी होगी, रियल नंबर है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। अगर क्वांटिटी होती तो इसकी यूनिट होती, बोलो। तो यहां कोई यूनिट नहीं है, रियल नंबर है, ठीक। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, स्केलर में क्या होगा, यूनिट भी होगी, बोलो। तो अब यूनिट के लिए मुझे ये देखना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे दो चीजें लेता हूं। पहला तो यही ले लिया, v इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, और जो मैं स्केलर बात करना चाह रहा हूं वो पहला मैं जो कॉन्सेप्ट लेता हूं वो सपोज लेता हूं कितना, 7r। 7r बोले तो 7 घंटे। 7 घंटे का मतलब कोई भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई r इंटू टुवर्ड्स ईस्ट। चलेगा? क्यों? क्योंकि इसको r से r कैंसिल आउट होता है। अब मेरे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बचता है। बहुत बढ़िया बात है, चल जाएगा।
क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट मिल जा रहा है। लेकिन कोई क्वांटिटी यहां पे ऐसी आ सकती है, सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं और ये लेता हूं 8, क्या ले लूं साहब, सेंटीमीटर ले लो, 8 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। अब कोई बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चा जिसे जानकारी नहीं है वो करेगा 8 इंटू 3 किलोमीटर, चलो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या ये सेंटीमीटर को किलोमीटर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नहीं, दोनों कंपेरेबल नहीं है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना भी है तो दोनों सेम यूनिट सिस्टम में कम से कम होने चाहिए, पहली बात। चलो साहब, इस बात को फॉलो करते हुए मैं लिखा 8 इंटू 10⁻⁻2 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। यूनिट सेम हो गई, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, 8 3 जा 24 किलोमीटर स्क्वायर पर आवर। मुझे ये जरूर देखना चाहिए कि क्या फिजिक्स में कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट किलोमीटर स्क्वायर पर आवर होता हो, बोलो, नहीं है, या है? अच्छा किलोमीटर है, सॉरी, कितना हो गया, 10⁻⁻5 हो गया ना, ठीक है, 10⁻⁻5, चलो कोई नहीं, तो इसको सही कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास में कितना, 24 इंटू 10⁻⁻5 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए आज निश्चित रूप से हम लोगों को किलोमीटर स्क्वायर पर आवर की कोई यूनिट वाला क्वांटिटी नहीं पता, तो हम ऐसी चीजों से बचेंगे जब भी हमें अपनी तरफ से देना पड़े, नहीं समझ। और अगर वो हमसे पूछता है मल्टीप्लिकेशन में, तो कम से कम दोनों जो क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स को सेम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके नया लिख देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बड़े शांत से बैठे हैं, या तो बहुत ज्यादा समय आ रहा है या फिर सिर्फ के ऊपर से जा रहा है, समय आ रहा है? एनी वन ऑफ यू? अगर सर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर h स्क्वायर, मैं समझा नहीं, यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, सर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यहाँ पे यस सर, ये और ये, ठीक है। अब जरा देखिए क्या फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट किलोमीटर स्क्वायर? नहीं सर किलोमीटर पर अपना रहेगा एक फिक्सिंग, बट लेकिन आवर स्क्वायर डबल हो जाएगा, आर स्क्वायर डबल हो जाएगा, मैं समझा नहीं। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर नहीं, आपने किसी क्वांटिटी को स्क्वायर कर दिया, आप ऐसा कहना चाहते हैं? सर आवर स्क्वायर, देखिए आर का स्क्वायर नहीं, किलोमीटर का तो स्क्वायर हुआ है ना आपके हिसाब से, नहीं सिर्फ आर का स्क्वायर हुआ है, तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर मेरे पास यूनिट होती है, किसकी होती है? एक्सेलरेशन। फिजिक्स में पॉसिबल है, बिना किसी झंझट के मैं लिख सकता हूं, ठीक। मेरा यह कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपको अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन दे रहा है तो आपको एटलीस्ट दोनों की यूनिट सेम सिस्टम में ला करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और सेम सिस्टम में लाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो आप लगाते हैं 10⁻⁻ प्लस जो भी कुछ है वो लगाना पड़ेगा। अपनी तरफ से अगर कोई एग्जांपल देना पड़ जाए वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन का, तो आप ये बात देखेंगे क्या वो फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है या नहीं, ये कहने का मेरा तात्पर्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ आ गई साहब? ये कॉन्सेप्ट था किसी स्केलर का वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन, ठीक। यहां एक बात हम लोग और समझ लेते हैं, वो बात है किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की। मान लो मैंने लिखा है यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो ये हो गया कितना, -15 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको वेस्ट नहीं लिख सकता, ठीक है, तो मेरे पास दो रिप्रेजेंटेशन होंगे। पहला रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, तो मैं इसको टूवर्ड्स
वेस्ट ही लिखूंगा, या मैं लिखूंगा इसको 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो माइनस के साइन से क्या फर्क पड़ता है ये बात समझ में होगी। माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब सीधी सी डायरेक्शन आपकी उल्टी होगी। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिजल्टेंट वेक्टर। नाम से क्लियर होता है हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, उनको लेकर के कोई एक ऐसा वेक्टर जो उन सारे वेक्टर्स का इफेक्ट शो कर दे, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को लेकर के बनता है। अगर वेक्टर मेरे पैरेलल है सेम डायरेक्शन में तो सीधे सीधे ऐड कर दूंगा, अगर मेरे वेक्टर्स एंटी पैरेलल है अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे मैं कहता हूं रिजल्टेंट। ये बात समझ में आ गई? हालांकि सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यहां पर वैलिड है। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई तीसरी क्वांटिटी आएगी तो उसको भी मैं रिजल्टेंट कह सकता हूं, कहूंगा आगे चलके।